नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी के जाने माने साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में और आपके पाठ्यक्रम में उनके द्वारा रचित जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन कहानी पर चर्चा करने से पूर्व हम कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा नाम है, इस नाम से न केवल हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अपितु जिनके पास हिंदी साहित्य विषय नहीं है वो भी मुंशी प्रेमचंद के नाम से परिचित हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार थे और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को कथा सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के लमही गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। लेकिन जब उन्होंने सरकारी सेवा करना आरंभ किया तो सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना जब आरंभ किया तब देखिए बच्चों, उन्होंने नवाब राय नाम अपना रखा। लेकिन जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त कर लिया तब उन्हें नवाब राय नाम भी छोड़ना पड़ा और फिर वे बाद में प्रेमचंद के नाम से साहित्य सृजन करने लगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक उपन्यासकार के रूप में और एक कहानीकार के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने 1 दर्जन से भी अधिक उपन्यासों की रचना की। आपने उनके कुछ उपन्यासों के नाम अवश्य सुने होंगे, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास कृति हैं। और मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ भी लिखी थी। इनकी कुछ कहानियों का अध्ययन तो आपने छोटी कक्षाओं में अवश्य किया होगा, जैसे पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, कफन। ये इनकी बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद की। बच्चों, प्रेमचंद के साहित्य में देखिए समाज का पूरा परिवेश, जिस समय प्रेमचंद थे उस समय के समाज का पूरा परिवेश, उसकी कुरूपता, समाज में जो असमानता थी, जो छुआछूत था, जो शोषणवादी व्यवस्था थी, उन सब की देखिए वास्तविकता इनके साहित्य में प्रकट हुई है। प्रेमचंद के साहित्य में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई और जनजीवन का प्रामाणिक और वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। देखिए, भारतीय कृषक जीवन की समस्याओं का जैसा यथार्थ चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में किया, उसकी सर्वत्र सराहना हुई बच्चों। और गोदान जो है वो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास बन गया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी शती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा है। प्रारंभ में प्रेमचंद ने आदर्शवादी कहानियां लिखी, लेकिन बाद में उन्होंने यथार्थवादी कहानियों का सृजन किया था। बच्चों, अब हम बात करें शतरंज के खिलाड़ी कहानी के बारे में, तो इस कहानी की जो मूल संवेदना है वह इस तरह से है बच्चों कि इसमें प्रेमचंद ने
लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के समय की ढहती सामंती व्यवस्था और नवाबों की झूठी शान शौकत का वर्णन किया है। यह जो कहानी है वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का जो कथानक है बच्चों, वो अंग्रेजों के शासनकाल में लखनऊ के विलासितापूर्ण परिवेश से जुड़ा हुआ है। तो यह वह समय था जब देश की गरीब जनता आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार थी, किंतु यहाँ के रियासतों के जो राजा थे, जो नवाब थे और उनके जो जागीरदार थे, वो या तो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे उस समय, या फिर वे आज़ादी की लड़ाई से पूर्णतया बेखबर होकर भोग विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यह जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, यह कहानी सामंती जीवन की विलासिता और निष्क्रियता पर तीखा व्यंग करती है। अंग्रेजों की सेना लखनऊ में प्रवेश करके अवध राज्य को अपने अधिकार में कर लेती है और नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर ले जाती है। और यह सब देखिए, यह जो घटना है वो बिना किसी खून खराबे के संभव हो जाता है, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के जो जागीरदार थे, जिनका इस कहानी में पात्र के जो नाम दिए गए हैं वो है मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन। तो वाजिद अली शाह के जो जागीरदार हैं वो दीन दुनिया से बेखबर होकर शतरंज के खेल में डूबे रहते हैं। सभी उनकी भर्त्सना करते हैं, किंतु कहानी में आए हुए ये जो दो पात्र हैं जिनको नवाब वाजिद अली शाह के जागीरदार के रूप में दिखाया गया है, उनका देखिए इस ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता कि उनके क्या कर्तव्य हैं। बस सुबह से शाम तक वे केवल शतरंज के खेल पर अपना ध्यान रखते हैं। और जब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, तभी भी देखिए उनके ये जो जागीरदार है उनको शतरंज खेलते हुए ही दिखाया गया है। इस तरह से देखिए प्रेमचंद ने इस कहानी में सामंती जीवन की निष्क्रियता का यथार्थ चित्रण अंकित किया है। बच्चों, ये तो थी कहानी की मूल संवेदना, लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि उनके पास में किताबें नहीं हैं, इसीलिए देखिए शतरंज के खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए इस कहानी का अध्ययन भी हम करेंगे ताकि जिनके पास में किताबें उपलब्ध नहीं हैं वो भी इस कहानी को पढ़ सके, इसका अध्ययन कर सकें। कहानी का आकार बड़ा है बच्चों, इसलिए हम इस कहानी को कुछ भागों में, कुछ खंडों में जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शतरंज के खिलाड़ी कहानी की। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही के मजे लेता था। यानी देखिए बच्चों, वहाँ के नवाब से लेकर वहाँ की जो प्रजा है वो भी पूरी तरह से विलासिता में निमग्न थी। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद को प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त था।
सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है, कहीं चौरस बिछी हुई है, पो बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक सभी इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलील जोर के साथ उस समय पेश की जाती थी। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, यानी शतरंज खेलने में अपना अधिकांश समय वे दोनों व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की तो कोई चिंता ही नहीं थी। घर बैठे चकोथियां करते, आखिर और करते भी क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई और कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है, लेकिन यहां से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरख्वान बिछाओ। यहां तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश थे। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी और को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोचती रहती थी कि जब तक उधर बाजी बिछ जाती और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो जाकर ले जाएं। खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पटक दो, खाए चाहे कुत्तों को खिलावे। वह रूबरू वह कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लूडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, थोड़ी जल्द कर। देखिए बच्चों, कहानी की इन पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात यह तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह का परिवेश उस समय था जिस समय से यह कहानी जुड़ी हुई है। मिर्जा और मीर दोनों जागीरदार किस तरह से अपने कर्तव्य से विमुख होकर शतरंज के खेल में लिप्त रहते थे, और वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो प्रजा थी उस समय की, वो भी किस तरह से देखिए विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए लालायित रहती थी। लोडी गई तो मिर्जा ने कहा, चल अभी आते हैं।
बेगम का मिजाज गर्म था। इतनी ताब कहाँ कि उसके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लोडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? तो मीर कहते हैं, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती है। मिर्जा कहते हैं, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, 2 किश्तों में आपको मात होती है, यानी आप हारने ही वाले हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं बेगम से मिलने जाऊं। तो मीर कहते हैं कि जनाब, इस भरोसे में न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहर धरे रहे और मात हो जाए, पर जाइए सुन आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। तो मिर्जा कहते हैं, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा, यानी आपको कर ही जाऊंगा। फिर मीर कहते हैं कि मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्जा कहते हैं, अरे यार, जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिरदर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर कहते हैं, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल दूं? मीर कहते हैं, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन न आवेंगे मैं मोहरे में हाथ न लगाऊंगा। तो देखिए बच्चों, किस तरह से ये दोनों जागीरदार न केवल अपने शासकीय कर्तव्यों से विमुख थे, बल्कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने से भी ये कतरा रहे थे। आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे इस कहानी का अध्ययन हम अगले वीडियो में भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि आपको यह जो कहानी है वह समझ में आ रही है या नहीं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।